हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज की इस बड़ी कवरेज में आपका स्वागत है। और ये खास कवरेज इसलिए कि आज हम आपके सामने स्वामी रामदेव को लेकर आए हैं और बहुत बड़ा दावा पतंजलि रिसर्च सेंटर ने किया है, रामदेव जी ने किया है। उन्होंने कोरोना को मात देने के लिए आयुर्वेदिक दवा बनाने की घोषणा कर दी है। नाम दिया है कोरोनिल। कोरोनिल के बारे में औपचारिक घोषणा रामदेव जी ने कुछ देर पहले हरिद्वार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। रामदेव जी खुद मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रामदेव जी, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी। आपने कहा कि 100% लोग ट्रायल में, बाकायदा क्लिनिकल ट्रायल में कोरोनिल की दवा खाने से ठीक हुए हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या यही औपचारिक मोहर है? क्या आईसीएमआर का या हेल्थ मिनिस्ट्री का या आयुष मंत्रालय का इस पर अप्रूवल नहीं चाहिए होता है? ऐसा है, आपको मैंने प्रेस के दौरान भी बताया था कि इसमें आईसीएमआर का कोई चक्कर नहीं होता है। कोई भी क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करने के लिए एक एथिक्स कमेटी होती है, उसका अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद उसके अंदर सीटीआरआई का, जो सेंट्रल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया एक संस्था है, उसका इसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। वो हमने पूरा का पूरा मीडिया को भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह होती है कि ब्लाइंड ट्रायल होता है। मैं पेशेंट्स को भी नहीं पता होता है कि कौन सा किस ग्रुप में सम्मिलित है। कुछ को खाली दवाई के अंदर ऐसे ही मूंग की दाल का पाउडर भर के दे दिया या कुछ ऐसे ही आटा भर के दे दिया, और कुछ को दवाई देते हैं जिससे कि कोई ऐसा मनोवैज्ञानिक किसी के ऊपर प्रभाव ना पड़े। तो ब्लाइंड ट्रायल, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का मतलब होता है कुछ को। और ये भी पहला हमने जो क्लिनिकल केस स्टडी किया था वो 280 लोगों पर किया था, वो भी हमारे 100% रिजल्ट थे। लेकिन उससे भी ज्यादा होता है क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल। इसी के आधार पर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नीम्स के सहयोग से वहां पर 100 रोगियों को उन्होंने चुना और उसमें जिन रोगियों को दवा दिया, जिनको दवाई नहीं दिया, उनके पूरे जो है प्रभावों का मूल्यांकन किया गया। 3 दिन में 69% और 7 दिन में 100% पेशेंट रिकवर हो गए, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। किसी को कोई हार्म नहीं हुआ, 0% डेथ रेट था। ये बड़ी बात है और इसलिए दावा नहीं है। ये सारे कोरोना की पहली आयुर्वेदिक, ये किस एज ग्रुप के एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है सुमित भाई? सब यंग थे, बुजुर्ग थे? 15 से लेकर के 65 साल तक के रोगी इसमें सम्मिलित थे। 15 से 65 साल तक के, ये बड़ी बात है। और उसमें एक और भी बड़ी बात है कि इन्होंने कोई प्राणायाम आदि नहीं किया। हमने पहले प्राणायाम से भी रोगियों को अच्छा किया, 7 दिन में उससे भी लोगों को नेगेटिव किया था, लेकिन इनको कोई प्राणायाम नहीं करवाया गया। और सघन इनको जिसको कहते हैं निरीक्षण में रखा गया। तो ये जो अब जो हमने ट्रायल किया है, क्वेश्चनिंग जिसको भी करना हो हम सबका आंसर करने के लिए तैयार है। कोई लुका छुपी नहीं की है। देखो सुमित भाई, यहां मेरे सामने ये काकड़ा सिंगी से लेकर के और पूरा का पूरा रुदंती से लेकर के दालचीनी से लेकर के इसके जो भी औषधीय कंपोनेंट्स हैं, और इसके अंदर कुछ मिनरल्स भी हैं। ये जो है सीप से लेकर के, कौड़ी से लेकर के, गोदंती से लेकर के, वो सारी चीजें और सारे प्लांट्स भी यहां पर मैंने रखे हुए हैं। अश्वगंधा, शतावर, तुलसी, जिनके द्वारा हमने दवाई तैयार की। वो सारे कंपोनेंट्स, सारे जो है फाइटोकेमिकल्स, ऐसे कोई केमिकल नहीं है इसके अंदर, लेकिन रासायनिक जो संगठन होता है उसको, रासायनिक संरचना को एलोपैथी में फाइटोकेमिकल्स बोलते हैं, फाइटोमेटाबोलाइट्स बोलते हैं। इन सारे एक्टिव कंपोनेंट्स को भी हमने पूरा का पूरा एक एक के क्या क्या प्रभाव, उसका भी मूल्यांकन किया हुआ है। और सारा रॉ मटेरियल मैंने अपने सामने रखा हुआ है, कोई भी इसको देख सकता है। ये अश्वगंधा है जिसके अंदर से हमने निकाला। स्वामी जी, गिलोय है इस दवा में जिसका नाम आपने कोरोनिल दिया है, इसमें क्या क्या चीजें हैं? क्या सब जड़ी बूटियां हैं? क्या सब घर में आसानी से मिलने वाली चीजें हैं, उनका मिश्रण है? क्या क्या चीजें हैं? हाँ, 100%, हाँ 100% आयुर्वेदिक चीजें हैं। इसमें गिलोय है, तुलसी है, अश्वगंधा, उसी का एक्सट्रैक्ट है और इसी का हमने ट्रायल किया था। और ये खाली अकेला कोरोनिल नहीं है, इसके साथ ये स्वासारियल, ये 3 चीजें दी गई थी। माने एक तो ये अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी का एक्सट्रैक्ट दिया गया था, वो कोरोनिल में है। एक स्वासारी दिया गया था जो स्वासारी के अंदर है।
और एक ये अणु तेल नाक में डाला गया था, 3-3 बूंद अणु तेल की सुबह खाली पेट, 3-3 गोली सुबह दोपहर शाम श्वासारी और 3-3 गोली कोरोनल। ये पूरी फुल डोज है उसकी जो मैं आपको बता रहा हूं। अब एक बात और हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, किसी भी एज ग्रुप के पतंजलि कोरोना पॉजिटिव के लिए पूरे देश यही डोजेज रहेंगे, केंद्र है सबके लिए। हाँ वो मैं बता रहा हूं। तो एक हाथ जोड़ करके एबीपी, क्योंकि पूरे देश में गांव गांव तक देखा जाता है, दूर दूर तक, और इस समय सब लोग देख रहे हैं, लोगों ने लाइन लगानी शुरू कर दी हमारे सेंटर्स की बाहर। मैंने कहा भाई 7 दिन में दवाई मिलेगी, अभी 7 दिन के अंदर हम सब जगह उपलब्ध करा देंगे। और सोमवार से, अभी सोमवार से ऑर्डर में हमें एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं, उसके माध्यम से घर बैठे आप मंगाएंगे तो 1 से लेकर के मैक्सिमम 2-3 दिन में आपकी दवाई घर बैठे भी हम पहुंचा देंगे। तो कुछ लोग अभी सेंटर्स से मुझे फोन आने शुरू हो गए, वहां पैनिक हो गया कि अभी हमको दवाई मिल जाए, बाद में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कितना समय लग जाएगा। स्वामी जी, पूरी दुनिया दवाई का इंतजार कर रही है। आप घोषणा करेंगे कि आपने दवाई का आविष्कार कर लिया है, दवाई बना ली है, तो जाहिर तौर पर भीड़ तो लगी जानी है, और वैसे भी आप इतने पॉपुलर हैं। अब एक बात और बताइए ना, सारी दुनिया आपको देख रही है, ये 3 चीजें आपने कही, एक तो कोरोनिल है, एक श्वासरी है, और एक कान में डालने, नाक में डालने वाली दवा है। ये तीनों लेनी पड़ेंगी, और इनका प्राइस क्या है? ये तीनों का एक साथ मिलके प्राइस होगा या अलग अलग मिलेंगी? अणु तेल है जी, इनका दाम भी तो बताइए। ये तीनों अलग अलग हैं और एक ही किट में डाल दिए, इसका नाम हमने रख दिया है कोरोना किट। एक ही किट में डाल दिए, ये तीनों एक ही के अंदर हैं। इसका दाम है कुल मिलाकर के 400 रुपए कोरोनिल का है, 120 रुपए श्वासारी का है, और 15 रुपए का ये अणु तेल है। हम इसको 15 रुपए नहीं, इसको 150 रुपए का भी देते तो लोग लेते, इसको 120 रुपए का नहीं, ये 500 रुपए का भी देते तो लेते, इसको 1000 की भी देते तो लोग लेते। लेकिन कुल मिलाकर के 400, 520 और 15, 35, 535 रुपए की ये कुल तीनों औषधियां हैं, मात्र 535 रुपए की। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप लोग लगातार अंतर्राष्ट्रीय बड़ी बड़ी कंपनियों को चुनौती देते हैं। आप तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लेके आलोचना करते हैं कि कोलगेट का गेट बंद कर दूंगा, हिंदुस्तान लीवर का ये कर दूंगा। अब आज की तारीख में जब आप ये दवा बनाने का दावा कर रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं कि आपके जो विरोधी हैं, खासकर दवा मार्केट में, वो इस दवा को नेस्तनाबूद करने के लिए भी कोशिशें की जाएंगी? इस तरह की खबरें भी आएंगी कि दवा बेकार है, नहीं चलेगी, या बाबा का दावा झूठा है, उसके लिए क्या तैयारी है? पहली बात तो अभी तक भी जो काम किया, एक एक कदम हमने फूक फूक के रखा हुआ है। आपको पता है कि मेरे 3 तरह के विरोधी हैं। एक आइडियोलॉजिकली जो मेरे से डिफरेंस रखते हैं, जो उसको जो है लेफ्टिस्ट बोलो, कुछ सोशलिस्ट बोलो, कुछ और अपॉर्चुनिस्ट बोलो, अलग अलग तरह के लोग हैं। दूसरे ईर्ष्या के कारण से कि स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण ने एक ऐसे कर दिया। और तीसरा, ये ठीक है कि इस समय जो मेडिकल साइंस उसको लीड कर रही है एलोपैथी, लेकिन हमने ये जो काम करा है, ये पहला भी जो रिसर्च हुआ है, ये नीम्स वो एलोपैथी का ही जो है, मैंने कहा सबसे बहुत बड़ा वो एलोपैथी का ही यूनिवर्सिटी है, वहां पर MBBS MD आदि करवाते हैं। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये एलोपैथी का ही हॉस्पिटल है, पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी है पूरी। तो एलोपैथी में भी कुछ लोग खाली कि आयुर्वेद कैसे आगे बढ़ जाएगा। तो एक तरह से इन संघर्षों में आदमी नहीं पिसना चाहिए। और भाई स्वामी रामदेव ने कुछ भी गलत किया तो फांसी पे लटका दो, लेकिन भाई जब तुम्हारे पैरामीटर्स, तुम्हारी मतलब मेडिकल साइंस के 100% पैरामीटर्स को हम फॉलो कर रहे हैं, तो भाई फिर भी आप विरोध करो, ये तो गलत बात है। अरे उन लोगों को तो देखो, लोग कितने पैनिक में हैं, कितने परेशान हैं। आपको खुशी होनी चाहिए कि कम से कम कहीं से एक आशा की किरण तो मिली लोगों को। वैक्सीन खोजने में दुनिया की बड़ी बड़ी सरकारें, जिनके पास हजारों लाखों करोड़ के बजट हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो लोग लगे हुए हैं। हम फकीरों ने ये खोदी है औषधि, तो इसके लिए शुक्रिया करना चाहिए आयुर्वेद का। यही मैं बोलने वाला था स्वामी जी, ये बहुत बड़ी बात है कि दुनिया भर के बड़े बड़े मुल्क बड़े बड़े रिसर्च कर रहे हैं कोरोना की दवा खोजने के लिए। न जाने कितने अरबों डॉलर खर्च किए गए हैं, और ये दवा हिंदुस्तान में आयुर्वेद ने खोज डाली, पतंजलि ने खोज डाली। तो वाकई में ये बहुत बड़ा हिंदुस्तान के लिए भी और अपने आयुर्वेदिक सिस्टम के लिए भी एक बहुत बड़ी सफलता की बात होगी। आपको लगता है कि सोचने में प्लानिंग लेवल पर गलती हो गई, चीन पर भरोसा शुरू से ही नहीं करना चाहिए था?
चीन को दुश्मन मानकर ही चलना चाहिए था? देखिए, अब ऐसे हर एक को दुश्मन मानेंगे तो देश को चलाने में दिक्कत आएगी। और अभी भी मुझे लगता है चाइना भी समझता है कि भारत की क्या ताकत है। अभी 1960 और 70 का भारत नहीं है। अभी भारत उसके आमने सामने के मुकाबले में खड़ा हुआ है और हम चीन के भीतर घुस करके भी उसको मात दे सकते हैं। और वो यदि परमाणु ताकत से हमें डराता है तो चीन को हम 10 बार खत्म कर सकते हैं। इतने परमाणु बम हमारे पास में भी है। तो किसी भी तरह से भारत कहीं कमजोर नहीं है। को पूरी दुनिया के लोग ये कहते हैं कि भारत में अब लोकतंत्र परिपक्व है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। चीन की आबादी तो भले ही बड़ी हो, आने वाले वक्त में भविष्य में आजीवन जो है चीन के साथ दोस्ती होनी चाहिए या तनाव रहना चाहिए? क्या होना चाहिए? चीन के साथ भारत का रुख क्या होना चाहिए आने वाले वक्त में? एक तो कैलाश मानसरोवर उससे वापस छीनना चाहिए। चीन को ने जिस तिब्बत को ऑक्युपाई कर रखा है क्रूरता बर्बरता पूर्वक, तो एक स्वतंत्र तिब्बत के लिए भारत को फुली सपोर्ट करना चाहिए सब प्रकार से। और अभी एक बार चीन को सबक सिखाने के लिए कूटनीतिक तौर पर जो होगा, राजनीतिक तौर पर जो होगा वो तो हो, एक बार सारे भारत को चीन का बहिष्कार करना चाहिए, जिससे कि उसको भी अकल आ जाए कि किसी के साथ क्रूरता बर्बरता करते हैं तो उसका हश्र क्या होता है। क्योंकि उसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये 5-7 लाख करोड़ का जो चीन से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, उसके अलावा जो हजारों कंपनियां उसकी भारत के अंदर हैं, शेयर मार्केट, डिवेंचर मार्केट, अलग अलग जरियों से इनडायरेक्ट जो वो हमारे से बिजनेस करता है, 15 से 20 लाख करोड़ का बिजनेस है। पूरा चाइना की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हम तोड़ सकते हैं। तो एक बार तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी चीन के नागरिकों से हमारी कोई नफरत नहीं है, लेकिन वहां का नेतृत्व बहुत ही जाहिल किस्म का है, उसको तो एक बार जवाब देना ही चाहिए। सुमित भाई, स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, शुक्रिया। नमस्ते सुमित भाई, नमस्ते।